हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी माइंड मैप एंड हाईलाइट सीरीज। आज की क्लास में हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 7 माइंड मैप बनाने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो अब तक हमने देखा था कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, किस तरीके से होता है, क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हुई है। लेकिन ये मैकेनिज्म को, ये प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है, आज की क्लास में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं थोड़ा रेस्पिरेशन के बारे में। हमने पढ़ा है कि 1 मिनट में कितनी ब्रीदिंग होती है, 12 to 16 ब्रीदिंग होती है। और ये 12 to 16 ब्रीदिंग क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। मतलब याद है आपको, हमने क्या पढ़ा था, 2 सेकेंड्स का इनहेलेशन होता है और 3 सेकेंड्स का एक्सहेलेशन होता है। मतलब टोटल 5 सेकेंड्स में आपकी एक ब्रीदिंग होती है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम देखने वाले हैं कि ये जो रेस्पिरेशन है इसको रेगुलेट कौन करता है। तो 2 होते हैं। ठीक है, 2 तरीके से ये रेगुलेट होता है। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूरल रेगुलेशन। एक होता है आपका न्यूरल रेगुलेशन, होता है कीमोरेसेप्टर। ठीक है, पहले हम न्यूरल रेगुलेशन के बारे में जान लेते हैं। वर्ड से ही पता चल रहा है, न्यूरल मतलब समथिंग हैज टू डू विद द न्यूरॉन्स, ब्रेन के साथ, नर्व के साथ डील करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे न्यूरल रेगुलेशन हम किस तरीके से करते हैं वो देखो। एक तो आपका होता है मेडुला, दूसरा आपका होता है पॉन्स। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जब हम इनहेलेशन की बात करते हैं तो मेडुला में डीआरजी होता है, वो एक्टिवेट होता है, सिग्नल सेंड करता है। जब हम एक्सेलेशन की बात करते हैं तो पॉन्स में नीमोटेक्सिक सेंटर होता है जो स्टॉप कर देता है सिग्नल को, तो एक्सेलेशन होती है। ठीक है, अब इधर देखो होता क्या है एक्चुअली में। सो मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होती है जो कंट्रोल करती है नॉर्मल इंस्पिरेशन को। यही बोला था मैंने, डीआरजी होती है जो इंस्पिरेशन को कंट्रोल करती है। कौन सी इंस्पिरेशन को, नॉर्मल इंस्पिरेशन को। फोर्सफुल इंस्पिरेशन याद है आपको, हमने पढ़ा था 3 मसल्स होती है क्लेविकल बोन के पास, वो आपको हेल्प करती हैं। ठीक है, दिस मेडुला इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉन्स। पॉन्स के पास क्या होता है, नीमोटेक्सिक सेंटर होता है। अब देखो इधर, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुआ, ये PyQ है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरी बात सुनो अभी ध्यान से। क्या होता है, तुम्हारा जो ब्रेन होता है ना, ये याद रखना, ब्रेन के पास जो ब्लड जाता है, एक्चुअली वो ब्लड जाता ही नहीं है। ठीक है, वो बैरियर, छन्नी की तरह छन के वो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड जाता है, जिसको हम CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। हर बड़ी चीज यहीं पे रुक जाती है, ब्रेन के पास जाती ही नहीं है। तो ब्रेन के पास बस एक लिक्विड जाता है। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, विच वन इज मोर सॉल्युबल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मच मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, राइट। तो अब क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके जाएगा, करेक्ट है। और हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने पढ़ा कि बड़ी चीजें तो यहाँ रोक दी जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो तुम्हारा 70% एज अ बाइकार्बोनेट भी जा सकता है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, राइट। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था 7% वो फिर से नॉर्मली भी डिसॉल्व होकर प्लाज्मा के थ्रू जा सकता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मोर एफिनिटी है टुवर्ड्स द सॉल्युबिलिटी इन द प्लाज्मा। ठीक, तो अब क्या होगा कि वो प्लाज्मा के साथ छन के यहाँ पे ब्रेन में आ जाएगा। ब्रेन में कहाँ आ जाएगा, मेडुला एंड पॉन्स के पास। ठीक है, तो जब ये आएगा तो उसके पास किस चीज का लेवल ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन तो बेचारा यही रह गया ना, है ना, बाहर रह गया। ये चीज हम क्यों करते हैं, इसको प्लेक्सस भी बोलते हैं। जब आप ब्रेन में पढ़ोगे, ब्रेन के चैप्टर में पढ़ोगे तो इसको प्लेक्सस भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं इसे, क्यों जरूरी है, क्योंकि हर चीज क्या होता है ना कि आपका बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी अगर ब्रेन में चला गया तो हमको पता है कि न्यूरॉन वापस से डिवाइड नहीं होते। जो आपके बर्थ के टाइम पे मिल गया वापस से नहीं होगा। ठीक है, तो उस वजह से हमें इतनी करना पड़ता है ताकि हमारे बहुत ज्यादा सुरक्षित रहे हमारे न्यूरॉन्स। ठीक, अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो आ गए अंदर CSF में, ये मेडुला के पास जैसे ही CSF जाएगा उसको पता चल जाएगा कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। सेम H+ कॉन्सेंट्रेशन भी इसमें रहेगी। तो जैसे ही ब्लड में H+ मतलब CSF में, ठीक है, जैसे ही CSF में H+ एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, वैसे ही तुम्हारा नीमोटेक्सिक सेंटर अलर्ट हो जाता है। वो क्या करेगा, स्विच ऑफ कर देगा, किसको, DRG को। अगर DRG को स्विच ऑफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल फंक्शन वो एक्सपायर। जैसे क्या, अगर DRG को स्विच ऑफ कर दिया तो क्या होगा, एक्सपायरेशन होती है ना।
तो हम क्या करेंगे इस केस में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ गया है, तो हम डीपर डीपर ब्रीदिंग लेने लगेंगे। देखो यहाँ पे मॉडरेट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मतलब जब तक हम नॉर्मल नहीं हो जाते हैं तब तक यही सिचुएशन रहेगी, मतलब जब तक हमारी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं हो जाता है यही सिचुएशन रहेगी, ठीक है। तो ऑल्टर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, देखो क्या करता है, ये रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक। आप लंबी लंबी क्या करने लगोगे, सांसें भी लेने लगोगे, वो हम दूसरे में पढ़ेंगे, कीमो रिसेप्टर में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेस, यहाँ पे भी होता है, फास्टर एंड डीपर ब्रीदिंग एंड एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड इज थ्रोन आउट। तो आपकी इंस्पिरेशन तो धीरे हो रही है लेकिन आप सांसें तो लंबी लंबी ले रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप बाहर एक्सपिरेशन बहुत ज्यादा करो ताकि कार्बन डाइऑक्साइड फटाफट बाहर जाए। अब ये जो आपका न्यूरल सिस्टम है ना, ये इनवॉलेंट्री है, आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं अभी 20 सेकंड्स के लिए अपनी सांसें रोक लो, तो आप रोक पा रहे हो, वो वॉलेंट्री है, ठीक है। वो न्यूरल सेंटर के कंट्रोल में नहीं है। तो वॉलेंट्री किसके कंट्रोल में है, वॉलेंट्री तुम्हारा सेरिब्रम के कंट्रोल में, ठीक है। मेडुला एंड पॉन्स के कंट्रोल में जो है वो इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री तुम्हारा सेरिब्रम के कंट्रोल में। सेरिब्रम क्या है, फ्रंट पार्ट, जो तुम्हारा ब्रेन का फ्रंट पार्ट होता है ना, फोर ब्रेन, उसका पार्ट होता है, द लार्जेस्ट वन। अब हम आ जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रेगुलेशन पे, जो है केमिकल रेगुलेशन। तो केमिकल रेगुलेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये एक PYQ है, आपको याद होना चाहिए। इट इज सेंसिटिव फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। जैसे ही CSF में, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है, वैसे ही एक्टिवेट हो जाता है। स्पेशल न्यूरॉन एंड प्रोटीन विच सेंस द केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम कीमो रिसेप्टर बोलते हैं। तो कीमो रिसेप्टर एक्चुअली क्या है, एक स्पेशल न्यूरॉन होते हैं, स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो केमिकल को सेंस कर पाते हैं, राइट। अब इधर देखते हैं कैसे होता है। तो एक सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होता है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होता है। अगर हम सेंट्रल की बात करें तो ये मेडुला में होता है, और पेरिफेरल की बात करें तो ये कैरोटिड आर्टरी एंड आयोटा। आयोटा आपको पता है हार्ट से निकलती है, ठीक है। तो जैसे ही ये हार्ट से आयोटा निकलती है ना, देन यहाँ पे ही आपकी कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है। ये सीधा कहाँ जाती है, ब्रेन में जाती है, ठीक। तो कौन सी आर्टरी ब्रेन में जाती है, तुम्हारी कैरोटिड आर्टरी ब्रेन में जाती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले सेंट्रल कीमो रिसेप्टर पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इन द मेडुला, सेंसिटिव फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मेडुला के पास क्या जाता है, CSF जाता है। मैंने क्या बताया था, ब्रेन में क्या जाता है, CSF जाता है। लेकिन अगर मैं वही यहाँ पे बात करूँ, कैरोटिड आर्टरी है, आयोटा है, तो यहाँ ब्लड रहेगा, ठीक है। दोनों सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के, बट एक ब्लड में ही, एक CSF में है, ठीक। उसके बाद देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे ही इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ हुआ, सेंड सिग्नल टू DRG, एंड DRG क्या करता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देता है। सेम जैसे हमने न्यूरल में पढ़ा, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देगा, आपकी सांसें लंबे लंबे होने लग जाएंगे, ठीक है। पेरिफेरल में भी सेम चीजें हैं, यहाँ पे भी वो जैसे ये ज्यादा हुआ, DRG को सिग्नल भेजेगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी, आप लंबी लंबी सांसें लोगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज थ्रोन आउट। तो ये सब कुछ होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम, मतलब सॉरी ज्यादा हो जाता है। बॉडी बना रही है, जैसे आप भागते हो तो आप क्यों हाँफने लगते हो, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। बॉडी तो अपना मेटाबॉलिज्म करके कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता जा रहा है, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन की कमी है, तो आप गहरी सांसें लेते हो। क्यों लेते हो, ताकि हम क्या कर सके, बैलेंस कर सके, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम हटा सके। फिर ये नोट दिया हुआ है आपके इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। In central chemoreceptor, when blood comes, it is 97% in HB, that is oxyhemoglobin, जो blood आता है, जो कैरोटिड आर्टरी में आती है, ठीक है। ड्यू टू ब्लड ब्रेन बैरियर, क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, वही जो छन्नी होती है ना तुम्हारी, स्ट्रेन करता है, क्या करता है, इट कांट सेंस ऑक्सीजन। कभी भी ये पेपर है नीट का, ठीक है, कभी भी ऑक्सीजन मत लिख कर आना, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्युबल इन एंड इट रीचेस टू द मेडुला एंड पॉन्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है पानी के साथ एंड हाइड्रोजन आयन बना देता है। तो ऑक्सीजन रोल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपके NCERT में दिया हुआ है। ऑक्सीजन रोल इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। ऑक्सीजन से हमें मतलब नहीं होता है, हमें मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये मैंने कुछ एडिशनल भी लिख दिए हैं आपके NCERT के अलावा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बस ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, ठीक है। तो क्या क्या डिसऑर्डर है, अस्थमा। अस्थमा में क्या होती है, आपकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है
और वो क्यों होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट PYQ है। इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, जब भी आपकी इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, सूजन हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में, तो अस्थमा होता है। ठीक, नेक्स्ट, ये तो कितनी बार पूछा गया PYQ है, ठीक है। क्रोनिक डिसऑर्डर, ये क्या है, जानलेवा डिसऑर्डर है, ठीक है, लत लग जाती है। कहाँ होता है, एल्विलाई वॉल पर होता है। किसको, एल्विलाई वॉल की डैमेज कर देता है, जैसे तुम्हारी, जैसे ये सारी एल्विलाई है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये सबको तोड़ देगा, और जब ये तोड़ देगा तो ये ऐसी बन जाएगी। जब ये ऐसी बन जाएगी तो क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया आपके डिफ्यूजन का, ठीक है, कॉज्ड बाय द सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, हमने क्या पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड है मोर एफिनिटी टुवर्ड्स दी हीमोग्लोबिन, है ना। तो क्या 200 टाइम्स मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। तो जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है तो वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर देगा और फिर ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो चेरी रेड कलर का होता है। नेक्स्ट, डीकम्प्रेसर सिकनेस, ये क्या होता है, जब भी एक डाइवर नीचे जाता है ना, सी लेवल पे नीचे जाता है, तो क्या होता है, वहां पे डिफरेंट तरीके की गैसेस होती हैं, ठीक। वहां पे क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो तुम्हारी बॉडी में एंटर करना शुरू कर देता है। अगर डाइवर सीधा ऊपर आ जाता है तो वो जानलेवा होता है, क्योंकि गैसेस का डिफ्यूजन होने लग जाता है, आदान प्रदान होने लग जाता है। लेकिन वही अगर वो धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर आएगा तो क्या होता है, जो भी अनवांटेड गैस अंदर गई है वो बाहर निकल जाएंगी। इसलिए हम बोलते हैं कि डाइवर को हमेशा जिग सैग में ऊपर आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, दिस वन आई एम टॉकिंग, फोर्थ वन आई थिंक, फोर्थ और फिफ्थ है। ये कब होता है, इंडस्ट्री में जब भी कुछ ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग का काम होता है, जिससे डस्ट प्रोड्यूस होता है। अगर वो डस्ट हम ले लेते हैं, बार बार लेते हैं, तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, कोप अप नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे हम डस्ट के, यूजुअली हमारी एलर्जी काम करती है ना, तो लॉन्ग एक्सपोजर होने की वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। जैसे फाइब्रोसिस, क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, मतलब उसका खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली प्रोलिफरेशन का मतलब हम बोले तो ऐसे बहुत सारी बन जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी बन जाएंगी। कॉजेज सीरियस लंग डैमेज, वर्कर इन इंडस्ट्री वेयर प्रोटेक्टिव मास्क नहीं पहनेंगे तो वो डस्ट की वजह से उनको बीमारी हो जाती है। ब्लैक लंग डिजीज होती है जो लोग कोल में काम करते हैं। सिलिकोसिस होती है जो लोग सिलिका के यहाँ काम करते हैं, जिस कंपनी में सिलिका का काम होता है। एस्पेटोसिस होता है जो लोग एस्पेटोस में काम करते हैं, इन द सेंस उस कंपनी में वो चीजें यूज होती है, ठीक। नेक्स्ट, निमोनिया, ज्यादा पता होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। तो क्या होता है, एल्वेलाई में फ्लूइड फिल हो जाता है, इट कैन कॉज बाय बैक्टीरिया, इट कैन आल्सो कॉज बाय द वायरस, ठीक है। माउंटेन सिकनेस क्या होता है, आप जब भी ऊपर जाते हो हाई एल्टीट्यूड में तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको वॉमिटिंग होती है या ब्रीथलेस फील होता है, फेटिक हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अगर आप वहां रहने लग जाते हो ना तो आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है टू एक्यूमुलेट लो पार्शियल प्रेशर। इसलिए आप देखोगे जो लोग भी पहाड़ी एरिया में रहते हैं ना, उनके चीक्स बहुत रेड रेड से होते हैं, क्योंकि उनमें हाई अमाउंट ऑफ आरबीसी होता है, ठीक। लेट मी सी, और भी कुछ है, ये देखो, ये तुम्हारी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मान लो किसी की डेथ हो गई, ठीक है, या फिर एक बच्चा पैदा हुआ पर हमें पता ही नहीं कि वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था कि या वो जिंदा था, किसी ने उसको मार दिया है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लंग्स फ्लोटेशन टेस्ट करते हैं, ठीक। अब इस लंग्स फ्लोटेशन टेस्ट होता क्या है, इसमें ऑटोप्सी प्रोसीजर कर सकते हैं या तो पीस ऑफ लंग्स। ऑटोप्सी मतलब आपको पता ही है कि क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उसका पीस लेते हैं ना, उसका पीस लेते हैं, डिटरमाइन वेदर द लंग्स हैड अंडरगॉन रेस्पिरेशन और नॉट। तो उसकी ऑटोप्सी करके उसका पीस लेके हम पता करेंगे। तो उसके बाद पीस तो ले लिया, उसके बाद पीस को करेंगे क्या, पानी में डालेंगे, ठीक है। अगर तो वो फ्लोट करने लग गया तो इसका मतलब बच्चे ने सांस ली थी, तो उसके अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, रेसिडुअल वॉल्यूम कभी बाहर जाती ही नहीं है। और अगर वो डूब जाता है तो रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं थी, मतलब बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ तो उसने कभी सांस ली ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चे ने सांस ली थी, इसका मतलब बच्चे ने कभी सांस ली ही नहीं। तो ये बेसिकली पोस्टमार्टम कन्फर्मेशन में काम आती है, ठीक। नाउ, लंग्स डोंट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथिंग, जब भी आप सांस इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो ना, तो कभी मत सोचना कि आपका एकदम कोलैप्स हो जाता है लंग्स, बिल्कुल नहीं। वहां पे क्या होता है, ये देखो इस तरीके से होता है ना, तो यहाँ पे जो फ्लूइड होता है,
यही लिखा है, ये देखो, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑलवेज स्टे इन द लंग्स, नेगेटिव प्लूरल प्रेशर पुल्स आउट द लंग्स। तो यहाँ पे जो फ्लूइड होता है ना, जो फ्रिक्शन को कम करता है, हमने पढ़ा था, वो क्या करता है, वो एक प्रेशर क्रिएट करता है जो नेगेटिव इंट्रा प्लूरल, इंट्रा मतलब लंग्स के अंदर, प्लूरल मतलब लंग्स, ठीक है, नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर पुल्स आउट लंग्स वॉल। तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से तुम्हारी लंग्स इस तरीके से खिंची हुई रहती है। क्योंकि वो इस तरीके से खिंची हुई रहती है, वो कोलैप्स करती ही नहीं है, ठीक। सो दैट्स ऑल वी हैव, दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज क्लास। इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। मैं कोशिश करूंगी पूरा वीडियो भी कोलैप्स बोल रही हूँ, पूरा वीडियो को कंबाइन करके डालने के लिए। बट एनीवेज, कमेंट करना मुझे, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर का माइंड मैप कौन सा बनाना है। गुड बाय, टेक केयर।